अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मुबशर आबाद हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म बेसिकली हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक अहम फीचर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर हम आइसोमरिज्म की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या है। टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है या कह लें कि उनमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है वो डिफरेंट होती है, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि वो आइसोमर्स है और इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। अगर हम आइसोमरिज्म की एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक कंपाउंड है ब्यूटेन। ब्यूटेन का अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, मतलब कि इसमें 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। अगर जब हम इसके स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करें, जो पहले वाला हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा किया है उसमें हमने 4 के 4 कार्बन एटम्स को एक स्ट्रेट चेन में जोड़ दिया है। मतलब कि हमने कार्बन एटम की एक नॉर्मल चेन बनाई है, स्ट्रेट चेन बनाई है, इसीलिए हम इसको इस स्ट्रक्चर फार्मूले को नाम देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन का, मीस एंड ब्यूटेन का। इसको नॉर्मल क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी कार्बन थे वो हमने स्ट्रेट चेन में जोड़े हैं, एक सीरीज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्यूटेन है। लेकिन जो इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है, चूंकि हमारे पास जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला उसमें 4 कार्बन एटम है, अगर हम उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम ऐसे करें कि 3 कार्बन एटम हम स्ट्रेट चेन में जोड़ें, जो चौथा कार्बन है उसको हम साइड चेन के तौर पे यूज करें, मतलब कि उसमें ब्रांच लगा दें, तो इस तरह जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। अगर देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, दोनों C4H10 है, दोनों स्ट्रक्चर फार्मूलाज के अंदर 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, लेकिन इनके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो हमने डिफरेंट शो की है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्यूटेन ने क्या किया, आइसोमरिज्म का फिनोमेना फॉलो किया है। इसका मतलब एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों एक दूसरे के क्या आइसोमर्स है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब हमने इनका स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा किया तो वो डिफरेंट हुआ, हमने उनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम को चेंज कर दिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स है और इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म है। बेसिकली जो आइसोमरिज्म की टाइप्स हैं वो हमारे पास दो हैं। जो फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, सेकंड वन है हमारे पास जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। कि आइसोमरिज्म की वो टाइप जो किसकी वजह से बनती है कि उसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में मतलब कि जो उनकी चेन बनती है या जो इस लिहाज से हमने एटम्स को अरेंज किया हुआ है, जो उनकी अरेंजमेंट है वो हर स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, इस तरह हम इस आइसोमरिज्म को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो एटम्स की हमने अरेंजमेंट करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इसीलिए हम इस टाइप को नाम देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को फर्दर आगे हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी है वो चेन आइसोमरिज्म, सेकंड वन है पोजीशन आइसोमरिज्म, थर्ड वन है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फोर्थ वन है मेटामरिज्म और फिफ्थ पे आता है टाटोमरिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं चेन आइसोमरिज्म की। आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमर की वो टाइप जिसके अंदर जो कार्बन की चेन होती है वो डिफरेंट होती है, उस आइसोमरिज्म की टाइप को हम कहते हैं चेन आइसोमरिज्म।
मतलब कि जब हम कार्बन एटम को अरेंज करेंगे, उसकी चेन बनाएंगे, तो उसकी जो नेचर होगी चेन की वो हर स्ट्रक्चर में डिफरेंट शो होगी। इस तरह हम इस आइसोमरिज्म को नाम देंगे चेन आइसोमरिज्म का। अगर हम चेन आइसोमरिज्म की एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक कंपाउंड है पेंटेन। पेंटेन में हमारे पास 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें, C5H12 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जब हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला पहले वाला ड्रा करते हैं तो हमने 5 के 5 कार्बन एटम को एक सीरीज में एक स्ट्रेट चेन में जोड़ा हुआ है। इस तरह हमने कार्बन एटम की एक नॉर्मल चेन बनाई है, स्ट्रेट चेन बनाई है, इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं एन पेंटेन का। लेकिन जब हम इसकी दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो 5 कार्बन में से जो 4 कार्बन एटम है वो हम एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ते हैं। जो 5वां कार्बन है उसको हम ब्रांच में लगा देते हैं, मींस के उसे हम साइड चेन के तौर पे यूज करते हैं। इस तरह जो हमारे पास नया स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं आइसोपेंटेन। आइसो वर्ड शो करता है ब्रांचिंग को। जहां पे भी किसी कंपाउंड में ब्रांच प्रेजेंट होगी वहां पे हम आइसो का वर्ड यूज करेंगे। अगर हम इसकी तीसरे वाली जो हमने इसका तीसरा स्ट्रक्चर ड्रा किया वो देखें कि टोटल हमारे पास 5 कार्बन थे। एक कार्बन को हमने दरमियान में रखा, बाकी चारों साइड पे हमने एक एक कार्बन जोड़ दिया। इस तरह जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना उसे हम कहते हैं न्यू पेंटेन। चूंकि पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, लेकिन उसमें जब हमने कार्बन एटम को डिफरेंट स्ट्रक्चर में अरेंज किया, उसकी डिफरेंट चेन बनाई, तो तीनों ऑपरेट में डिफरेंट थी। फर्स्ट वाली नॉर्मल कैटेगरी में आती है, सेकंड वाली आइसो में आती है, और थर्ड वाली टोटल डिफरेंट है, वो न्यू कैटेगरी में आती है। इस तरह जो हमारे पास आइसोमरिज्म की टाइप बनती है, इस आइसोमरिज्म को हम कहते हैं चेन आइसोमरिज्म। कि 3 के 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों में जो कार्बन एटम की चेन है वो डिफरेंट है। हालांकि इन सब में जो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। सारे स्ट्रक्चर्स में 5 कार्बन प्रेजेंट है और 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सिर्फ हमने जो कार्बन एटम की चेन है उसको डिफरेंट शो किया है, उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है कार्बन की उसमें चेंज किया। सेकंड जो टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की वो है पोजीशन आइसोमरिज्म। Isomerism arises due to the different position of same functional group। मतलब कि वो आइसोमरिज्म की वो टाइप जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन जब हम उनके स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करते हैं तो हम फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंपाउंड है क्लोरोप्रोपेन, मतलब कि प्रोपेन है उसको हमने क्लोरीन के साथ बॉन्ड किया हुआ है। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो C3H7Cl। अब हम करते क्या हैं, जब हम इसका पहले वाला स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, हमारे पास 3 कार्बन थे, हमने 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में जोड़े। जो चौथा कार्बन था उसके तीसरा कार्बन था उसके साथ हमने क्या किया, क्लोरीन को बॉन्ड किया। अब अगर हम इसे नेमिंग दें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट कार्बन पे हमने क्या लगाया हुआ है, क्लोरीन लगाया हुआ है। मतलब कि जो क्लोरीन हमने बॉन्ड किया है वो फर्स्ट कार्बन के साथ किया है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला स्ट्रक्चर है उसमें हमने 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में ड्रा किए हैं, लेकिन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था मींस जो क्लोरीन था उसे हमने बॉन्ड कर दिया सेकंड वाले कार्बन के साथ। इस तरह हमारे पास बना है 2 क्लोरोप्रोपेन। चूंकि अब कार्बन सेकंड पोजीशन वाले कार्बन जो है उसके ऊपर क्लोरीन प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। हालांकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन हमने क्या किया, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था मींस क्लोरीन था, उसकी पोजीशन सिर्फ हमने डिफरेंट शो की है। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में हमने उसे फर्स्ट कार्बन के साथ जोड़ा है, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में हमने उसे सेकंड कार्बन के साथ जोड़ा है। इस तरह हमारे पास 2 आइसोमर्स बने हैं, और इस तरह जो आइसोमरिज्म की टाइप बनती है डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की वजह से, उसे हम कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। थर्ड वन है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि अब हमारे पास आइसोमरिज्म की वो टाइप होगी
कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड्स का सेम होगा, लेकिन जब हम उसमें एटम की अरेंजमेंट करेंगे या उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करेंगे उसमें हम उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देंगे। मींस कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O, ऑक्सीजन हमारे पास एक है, हम क्या करते हैं, दो कार्बन आइटम स्टेट चेन में जोड़ते हैं, उसके साथ फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच किए, सेकंड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस तरह हमने लास्ट पे एक बॉन्ड OH बना दिया। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमने इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बॉन्ड OH शो किया है। बॉन्ड जो OH है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप है, और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होता है वो अल्कोहल फैमिली का फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर हम इसका सेकंड स्ट्रक्चर देखें तो हमने ऑक्सीजन को दरमियान में रखा, दोनों साइडों पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, क्योंकि हमारे पास 2 कार्बन थे, दोनों साइडों पे एक एक कार्बन लगाया, 3-3 हाइड्रोजन हमने कार्बन के साथ बाउंड किए। जो दरमियान में ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन अपने दोनों साइडों पे बाउंडेड हो अल्काइल ग्रुप के साथ, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं ईथर लिंकेज। और जो हमारे पास आगे कंपाउंड की फैमिली जो बनती है उसे हम कहते हैं ईथर्स, क्योंकि ऑक्सीजन अपने दोनों साइडेड पे बाउंडेड है मिथाइल ग्रुप के साथ। CH3 मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप, कलेक्टिवली अगर हम कहें तो डाई मिथाइल ईथर। हमने क्या किया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, लेकिन हमने दोनों स्ट्रक्चर्स में फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया। फर्स्ट वाले में हमने फंक्शनल ग्रुप यूज किया बॉन्ड OH, सेकंड वाले में हमने फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन को यूज किया, मींस ईथर लिंकेज यूज किया। हालांकि दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो सेम है, सिर्फ हमने क्या किया है, जब स्ट्रक्चर ड्रा किया है तो फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर दिया है। तो वो आइसोमरिज्म जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की वजह से बनता है उसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अगर हम स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की चौथी टाइप की बात करें तो वो है मेटामरिज्म। Isomerism arises due to the unequal distribution of carbon chain on both sides of functional group। कि आइसोमरिज्म की वो टाइप जिसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइडेड पे जो मतलब के चेन नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है और एक ऑक्सीजन है। जब हम पहले वाला स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, दरमियान में हम ऑक्सीजन, साइडों पे हम इथाइल ग्रुप लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 कार्बन है, 2 कार्बन हमने ऑक्सीजन के एक साइड पे बॉन्ड कर दिए, 2 हमने कार्बन दूसरे साइड पे बॉन्ड किए। इस तरह हमने ऑक्सीजन के दोनों साइडेड पे इथाइल ग्रुप लगाया और हमारे पास जो कंपाउंड बना उसे हम कहते हैं डाई इथाइल ईथर, क्योंकि ऑक्सीजन जो दरमियान में है वो ईथर लिंकेज को शो करता है और ईथर लिंकर फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर्स का। सेकंड वाला अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमने ऑक्सीजन की पोजीशन को शिफ्ट कर दिया। पहले वाले में ऑक्सीजन को हमने दरमियान में रखा था, अब हमने ऑक्सीजन के एक साइड पे मिथाइल ग्रुप और सेकंड साइड पे हमने 3 कार्बन जोड़े हैं, मतलब कि प्रोपाइल ग्रुप जोड़ा है। इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर बना है मिथाइल प्रोपाइल ईथर। हालांकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जब हमने उनके स्ट्रक्चर ड्रा किए तो उनमें हमने कार्बन एटम की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। इस तरह आइसोमरिज्म की जो टाइप बनती है उसे हम कहते हैं मेटामरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की पांचवी और लास्ट टाइप है टाटोमरिज्म। आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, के उनमें जो उन ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सिर्फ उनमें हाइड्रोजन की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं कि वो टाटोमर्स है और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं टाटोमरिज्म। हमारे पास अमाइनो एसिड एक कंपाउंड है अमाइनो एसिड। अगर पहले वाला स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन एक साइड पे अल्काइल ग्रुप के साथ बाउंडेड है, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप के साथ, तीसरी साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, और जो उसका चौथा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ। अब हम क्या करते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप में से H को शिफ्ट कर देते हैं, प्रोटॉन को शिफ्ट करके अमाइनो ग्रुप को देते हैं।
इस तरह नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, मतलब कि पहले हमने क्या किया, जो हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ प्रेजेंट था उसको हमने वहां से शिफ्ट कर दिया किसके साथ, इसके साथ अमाइनो ग्रुप के साथ। इस तरह जो हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ज्विटर आयन। हालांकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है, हमने हाइड्रोजन की पोजीशन को चेंज कर दिया। पहले वाले में हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ था, सेकंड वाले में हमने कार्बोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोजन को खत्म करके उसे हमने शिफ्ट कर दिया अमाइनो ग्रुप के साथ। और इस तरह इन दोनों को हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के टाटोमर्स हैं और इस फिनोमेनन को कहते हैं टाटोमरिज्म। ज्विटर आयन की ये फॉर्मेशन है कि आपने सिर्फ हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना है कार्बोक्सिल ग्रुप से अमाइनो ग्रुप की तरफ। इस तरह हमारे पास ज्विटर आयन बनता है। ज्विटर आयन पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ ज्विटर आयन इज फॉर्म। तो टाटोमरिज्म के फिनोमेनन से अमाइनो एसिड जो होता है वो टाटोमर्स का फिनोमेनन शो करता है और इस तरह उसमें ज्विटर आयन की प्रोडक्शन होती है, ज्विटर आयन उसके अंदर बनता है। आइसोमरिज्म की बेसिकली दो टाइप्स थी। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, उसको हमने डिटेल में स्टडी किया। जो उसकी दूसरी टाइप है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक मींस शेप, मतलब कि इसमें क्या होगी, उसमें जो शेप बनेगी वो डिफरेंट होगी। कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस, कि वो कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है लेकिन जो उनमें आइडेंटिकल ग्रुप्स मींस के जो सेम ग्रुप्स होते हैं उनकी पोजीशन में डिफरेंस होता है, उस आइसोमरिज्म को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, या दूसरे वर्ड में हम इसको कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। चूंकि इनमें इनका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, सिर्फ इनमें जो आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं उनकी पोजीशन में डिफरेंस होता है। अब ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के लिए बेसिकली दो कंडीशंस हैं तब जो कंपाउंड्स हैं वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करते हैं। जो पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड, कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या होना चाहिए। पहली कंडीशन ये कहती है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि जो दो कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड के जरिए बाउंडेड है, हर कार्बन जो उनमें से है उसके साथ जो एटम्स है मतलब कि जो ग्रुप्स हैं वो दोनों जो अटैच हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन जो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। इस तरह कार्बन के 2 बॉन्ड रह जाते हैं, तो वो 2 बॉन्ड जिन ग्रुप्स के साथ बनाता है, ये कंडीशन ये कहती है कि वो दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक कंपाउंड है ब्यूटेन। इसमें अगर हम देखें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन हर कार्बन जो है ये कार्बन उसके साथ जो दोनों ग्रुप्स अटैच हैं वो दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब इसमें हमारी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की कंडीशन पूरी होती है, मींस के इसके अंदर डबल बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप्स अटैच हैं वो दोनों डिफरेंट है, मतलब कि दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। इस तरह ये कंपाउंड क्या करता है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करता है। अगर इस वाले स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास है, अगर जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स वो डबल बॉन्ड के सेम साइड पे प्रेजेंट हो, आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर डबल बॉन्ड के सेम साइड पे प्रेजेंट हो तो इस तरह जो हमारे पास आइसोमर्स बनता है उसे हम कहते हैं सिस फॉर्म। मतलब कि कार्बन के अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है उसके अगर सेम साइड पे आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो इस तरह हमारे पास सिस फॉर्म बनती है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड्स पे आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। अगर आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे डबल बॉन्ड के प्रेजेंट हो तो उन्हें हम सिस फॉर्म का नाम देते हैं, लेकिन अगर वो अपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट हो तो फिर हम उसे ट्रांसफॉर्म का नाम देते हैं। सिस और ट्रांसफॉर्म एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। अब ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होता ही तब है
जब उस कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म सिर्फ तब एग्जिस्ट करता है जब कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक ना करे। जब हम क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन को ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ब्रेक करेंगे मतलब कि उसको हम क्या करना चाहते हैं, कार्बन को रोटेट करवाना चाहते हैं। तो रोटेट से सिर्फ तब ही कर सकते हैं जब इनके दरमियान में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो टूट जाए। लेकिन चूंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान में दो बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो हमें रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती। जब हमें एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, इसका मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। जब डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इसका मतलब इसके अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगी तभी हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का बिहेवियर शो होगा। अगर उसके अंदर रोटेशन होगी तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो उसके अंदर सिस और ट्रांसफॉर्म बनेंगे नहीं। मतलब कि ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म सिर्फ तब भी शो होगा जब कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसीलिए पेपर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड की फ्री रोटेशन नहीं होती, लेकिन सिंगल बॉन्ड वाले की पॉसिबल होती है। तो डबल बॉन्ड वाले की पॉसिबल क्यों नहीं होती? क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और सेकंड वाला पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पाई बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है जो हमें रूम टेम्परेचर के ऊपर अवेलेबल नहीं होती। इस तरह ये बॉन्ड नहीं टूटता। बॉन्ड नहीं टूटता, रोटेशन नहीं होती, और रोटेशन ना होनी ही एक वजह है जिसकी वजह से ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बनती।